किसान संघ के सभी माननीय पदाधिकारी गण, उपस्थित कार्यकर्ता गण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, हम यहाँ पर सब कृषि करने वाले, किसानी खेती करने वाले और किसानी के लिए काम करने वाले, किसानों के लिए काम करने वाले, कृषि विषय में अपनी रुचि रखने वाले, ऐसे सब प्रकार के कृषि से संबंधित लोग हैं। वैसे ही हम सब लोग भारत के लोग हैं और भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष चल रहा है, ये हम सब जानते हैं। स्वतंत्रता में एक बहुत महत्वपूर्ण है स्व। अपने तंत्र के आधार पर अपना कारोबार चलाना, अपने स्वयं का जीवन चलाना, कारोबार चलाना, इसके लिए किसी की ओर हमको देखना ना पड़े, किसी के पास सहायता के लिए जाना ना पड़े, ऐसा बनना, ये एक बात है। और दूसरी बात है कि चीजों को करना, लेकिन अपने स्वयं के मन बुद्धि के अनुसार करना, स्वभाव के अनुसार करना। जैसे दुनिया भर के सब मनुष्य भोजन करते हैं, लेकिन हम देखेंगे पश्चिम के देश है या अन्य भारत के बाहर के बहुत सारे देश हैं। भारत की एक विशेषता है, सुजल सुफल मलयज शीतल भूमि, ये अपनी मातृभूमि ऐसी है और आज उसकी खस्ता हालत में भी ऐसी ही है। हमको हमारा अधिकांश अन्न भूमि से मिलता है। भूमि में से जो वनस्पति आती है, भूमि में से जो औषधि यानी औषधीय गुण रखने वाली वनस्पति आती है, वो सब हमारे थाली में अधिकतर रहती है। मांसाहारी लोग हैं हमारे यहां, उनकी भी अच्छी खासी संख्या है, लेकिन रोज मांस नहीं खाते। जो मांसाहारी है, कहते हैं हम मांस खाने वाले लोग हैं, वो भी श्रावण महीने में बिल्कुल नहीं खाते। और हर परिवार में कोई एक पवित्र दिन रहता है, किसी का गुरुवार, किसी का मंगलवार, उस दिन नहीं खाते। और बाकी दिनों में नियम से खाते हैं, ऐसा भी नहीं है। भारतवर्ष का मुख्य अन्न शाकाहारी अन्न है, भूमि देती है, वो हम खाते हैं। ऐसी स्थिति सब जगह नहीं है, क्योंकि ऐसी जमीन सबके पास नहीं है। तो उनके यहां पशु पक्षी मारकर खाना, इसका कोई दूसरा विकल्प उनके पास नहीं। और आज होगा तो भी सदियों से जो आदत बनी है, उसके चलते उनके यहां मुख्य अन्न होता है मांस। हमारे यहां मांस खाने वाले लोग मांस खाते हैं तो भी चावल या रोटी के साथ खाते हैं। वो साथ खाने की चीज होती है, मुख्य अन्न नहीं होता। मुख्य अन्न हमारे यहां रोटी है या भात है, यानी गेहूं है या चावल है आज के दिन। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है, उनका मुख्य अन्न मांस होता है, उसके साथ डबल रोटी खाते हैं। एक शब्द है अंग्रेजी में स्टेपल फूड, वो स्टेपल फूड वहां पर इसको माना जाता है। और शाकाहारी पदार्थों में एक स्टेपल फूड उधर माना जाता है आलू। आलू हमारे यहां भी प्रचलित है, खासकर अपने यहां उत्तर प्रदेश, बिहार में आलू के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन आलू के साथ चावल नहीं खाते हम, चावल के साथ आलू खाते हैं। तो हम भी भोजन करते हैं, वो भी भोजन करते हैं, लेकिन वो अपने पद्धति से करते हैं, हम अपने पद्धति से करते हैं। पदार्थ समान रहे तो भी किसके साथ क्या खाना,
क्या ज्यादा खाना, क्या साथ में खाना, ये हमारी एक बनी है। इतने वर्षों के जीवन के अनुभव से हमारी पद्धति, वो हमारा स्व है, उसके अनुसार हम भोजन करते। उनका स्व बना है, उसके अनुसार वो भोजन करते। स्वतंत्रता का यह भी अर्थ होता है कि हम करेंगे अपने स्वभाव के अनुसार करेंगे। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहा। ये धर्म का अर्थ पूजा नहीं है, ये धर्म का अर्थ है अपनी प्रकृति। जैसे हम बने हैं, हम बने हैं अपने सदियों के अनुभव से, हम बने हैं, हम अपने सदियों के ज्ञान से बने हैं। उसके आधार पर जीवन जीते जीते, जीवन का सामना करते करते हमने एक रास्ता खोजा है। वो हमारे यहाँ की भूमि के लिए, हमारे यहाँ के वायुमंडल के लिए, हमारे ज्ञान को देखते हुए, हमारी परिस्थिति को देखते हुए, हमारी आकांक्षाओं को देखते हुए वो हमारे लिए ठीक है। जैसा बाकी लोगों का उनके लिए ठीक है। उस आधार पर जीना, अपने भरोसे जीना, अपने स्व के आधार पर जीना। 75 वर्ष हम उत्सव कर रहे हैं। अपने भरोसे तो हमने अपने तंत्र को कर लिया। अब कोई बाहर का व्यक्ति, बाहरी देश के लोग हम पर राज नहीं करते। हमारा देश हमारे चुने हुए प्रतिनिधि चलाते हैं। परंतु जिनसे हमने स्वतंत्रता ली, उन्होंने जब हमारे देश को जीता तब कहते थे कि उनके साम्राज्य पर सूर्यास्त नहीं होता था, इतना विशाल साम्राज्य था। लेकिन 1857 के युद्ध ने उनको दिखा दिया कि हम सोच रहे हैं कि भारत में हम स्थिरपद हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे द्वारा जीते गए, हमारे बंदूक की धाक पर जिनको हमने दबा के रखा है, वो लोग अपने सारे भेद भूलकर, अपने सारे स्वार्थ छोड़कर हमको इस देश के बाहर हकालने के लिए एक होकर खड़े हो जाते हैं। इनका भरोसा रखना ठीक नहीं। तो क्या करना? तो उन्होंने सोचा कि इनको हमने दबाए रखा है, उतना काफी नहीं है, इनको भुला देना पड़ेगा। तो उन्होंने पहले तो हमारी व्यवस्थाओं को उद्ध्वस्त किया, हमारे आर्थिक व्यवस्थाओं को उद्ध्वस्त किया। कैसे? एक उदाहरण मैं बताता हूं। पत्थरों से हमारे यहां भवन बनते थे पहले। बहुत सारे पुराने मकान पत्थरों के बने हैं। और सभी सरकारी भवन, यानी राजाओं के भवन, राजाओं के कामदारों के भवन, जहां जनता का कामकाज चलता था, उनके दरबार, उनकी कचहरियां, ये सब पत्थरों से बनती थी। महाराष्ट्र में ऐसे पत्थरों को गढ़कर भवन के लिए उसकी आपूर्ति करने का व्यवसाय करने वाली एक जाति थी। वो पत्थर तोड़ते थे, उनके पास वो कला थी। पत्थर ठीक कैसे तोड़ना, बिल्डिंग बनाने के काम में आए ऐसे कैसे करना, जिस आकार का चाहिए, ये सारा उनका तंत्र बड़े कुशल थे। अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया। कानून क्या बनाया? राज्य उनका था, तो भारतवर्ष में जो भी नया सरकारी भवन बनेगा, उसके लिए इंग्लैंड में पोर्टलैंड नाम की जगह है, वहां पर जो सीमेंट बनता है उसी का उपयोग करना पड़ेगा। अब पत्थरों के भवन तो बड़े लोगों को ही बनते थे, सरकारी भवन ही ज्यादा बनते थे। सामान्य व्यक्ति तो मिट्टी के बने, घास फूस के बने, इस सब प्रकार के भवनों में रहता था, लेकिन पत्थरों का उपयोग कम होता था। ये कानून बना और एक रात में उस समय की जनसंख्या में महाराष्ट्र के 30,000 परिवार बेरोजगार हो गए, क्योंकि उनका व्यवसाय चला गया, उनके पत्थरों की अब जरूरत नहीं है।
पोर्टलैंड सीमेंट आएगा। और उन्होंने थोड़ी सी आवाज उठाई तो उनको अपराधी जमात करार कर दिया गया। ऐसे हमारे लोगों के रोजगार उन्होंने छीने, उनको जबरदस्ती इंग्लैंड के फायदे के रोजगार करने पर मजबूर किया गया। चंपारण में जो गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन चला नील वाला, वो इसी से निकला था। खेती तो वहां धान की थी, लेकिन अंग्रेजों के लिए वहां नील उत्पादन करनी पड़ती थी। ऐसे ही उन्होंने हमारे शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दिया। अपनी शिक्षा पद्धति डाली जिसमें हमारा पूर्व गौरव क्या है इसका कोई वर्णन नहीं था। और धीरे धीरे जीवन के सब क्षेत्रों में हमारे तरीके को उन्होंने भुला दिया, उन्होंने भुला दिया। उसमें यह भी भुला दिया खेती का तरीका। 7-8 हजार धान की प्रजातियां हमारा किसान उपजाता था। वो कितनी ही प्रजातियां वो लोग चुरा के ले गए। हमारे यहाँ का ज्ञान उन्होंने बंद कर दिया, उसको चुरा लिया, यहां सिखाना बंद कर दिया। और फिर यह बताया गया कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम कर नहीं सकते, ऐसा वैसा वैसा वैसा। अब उनके पास तो कुछ विषयों के बारे में घोर अज्ञान था। उसमें एक विषय है कृषि का। खेती भारत की परंपरा में 10,000 साल से चल रही है। दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं है इतनी पुरानी खेती वाला। ठीक है, हमारे यहां कृषि विद्यापीठ उस समय नहीं थे, कृषि शास्त्रज्ञ नाम का प्राणी नहीं था, एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं थे, परंतु हमारा किसान हमारा कृषि का शास्त्रज्ञ था। उसकी खेती उसकी लेबोरेटरी थी। और 10,000 साल से करते 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 उसने एक उत्तम प्रकार की खेती यहां पर की थी। बाकी जगत का खेती का ज्ञान ऐसा नहीं था। और उस समय जो सारी दुनिया पर राज करने वाले ये लोग थे, उनका तो बिल्कुल नहीं था। उनको जमीन से मिलने वाली बातों की जरूरत उनके आहार में मांस के साथ खाने के लिए चाहिए थी, ज्यादा नहीं थी। पशु इनको ज्यादा देखते थे। और पशुओं में भी अपनी जो देसी गाय है वो वहां नहीं थी। उनकी गाय उस समय, मैं 400 साल पहले की बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा दुधारू गायें नहीं थी। उनकी नस्ल सुधार के लिए भारत से साहिवाल और रेड सिंधी इनको वो ले गए और उनके साथ क्रॉस ब्रीडिंग करके धीरे धीरे उन्होंने अपनी प्रजातियां विकसित की। दूध वाली होल्स्टीन, फ्रीजन, जर्सी वगैरह जो हम सुनते हैं ना, उसके लिए उपयोग हुआ है भारत के ब्रीड्स का। और इसलिए जानवरों के शास्त्र में उन ब्रीड्स को, होल्स्टीन, जर्सी वगैरह ऐसे ब्रीड्स को ब्राह्मण कैटल कहते हैं। जो है वेटरनरियंस वो जानते हैं, उनको ब्राह्मण कैटल कहा जाता है। उनके पास नहीं था। खेती में घोड़े का उपयोग होता था। और इसलिए गाय चाहिए तो क्यों चाहिए? तो दूध देती है, और दूध नहीं देती है तो मांस देती है, मांस खाना है। उनकी दृष्टि वतनी थी। उनके परिस्थिति में वो सोच रहे थे, ठीक है। लेकिन वही बात इधर भी ला दी उन्होंने। मैं जानवरों का डॉक्टर हूं, मैं पढ़ा हूं, तो हमको सिखाते समय और हमारे प्रोफेसर लोगों को ये कहना पड़ता था कि देखो, भारत की गायें दूध वगैरह ज्यादा नहीं देती, उधर की गाय बहुत अच्छी है, वो क्रॉस ब्रीडिंग करना है।
लेकिन यहाँ पुराने लोग भी बैठे होंगे, वो याद करते होंगे 2 पीढ़ी पहले कई जगह दूध को बेचा नहीं जाता था, दूध को दिया जाता था। दूध बेचना पाप मानते थे। दूध और दूध के उत्पाद, दही, मट्ठा, ये मक्खन, ये सारी बातें, घी वगैरह वगैरह, ये दिया जाता था मांगने पर। क्योंकि हमारे यहां गाय दूध के लिए नहीं थी, हमारे यहां गाय खेती के लिए थी। वो हमारे प्रोफेसर साहब वो सिखाते थे हमको। सिखाने के बाद कहते थे अब कॉपी वगैरह बंद करो, सब ये जो मैंने बताया परीक्षा में लिखो, लेकिन ध्यान रखना अपने यहाँ गाय दूध की नहीं है, गाय अपने यहाँ खेती के लिए है, गोबर गोमूत्र से बहुत लाभ होते हैं। उनको पता था, पुराने आदमी थे, अनुभव भी था, पुरानी स्मृति भी थी। हम भाग्यवान थे, हमको मिला, सबको नहीं मिला। और इसलिए वो जो नया तरीका खेती का हमने लिया, दिखने में तो बहुत अच्छा दिखता है। हल लेके अपना किसान भूमि में जोतेगा, कितना समय लगता है। वो एक मशीन लेके आते हैं, आधे दिन में पूरा जोत के चले जाते हैं। हम अपनी खेती में बीज बोते हैं, फसल आती है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मिलता है। उनके यहां कितना बड़ा बैंगन, कितना बड़ा लौकी, कितनी बड़ी मिर्ची, ये सारी बातें होती है। क्योंकि वो रसायन डालते हैं। रसायन डालने से जैसे अन्नांश मिलता है, ऐसा दावा है वनस्पति को, वैसे रसायन पानी भी खींचता है। पानी खींचता है तो फल का आकार बढ़ता है, आकार तो बढ़ता है, उसकी टेस्ट वो पानीदार हो जाती है। उसमें अन्नांश नहीं मिलता पूरा, क्योंकि कुल मिलाकर अन्न उतना ही रहता है जितना पहले था। पानी के कारण आकार बढ़ गया तो प्रमाण कम हो जाता है। और ये रसायनों के अणु परमाणु उसके जरिए हमारे अंदर जाते हैं, तो क्या क्या करते हैं ये अभी सब लोग देख रहे हैं। अभी सब लोग देख रहे हैं। 30 साल पहले, 40 साल पहले इन बातों को अपने देश का वैज्ञानिक जगत भी नहीं मानता था। अब थोड़ा थोड़ा उनके भी ध्यान में आ रहा है। पंजाब जैसे प्रदेश से अब कैंसर ट्रेनें चलने लगी है और सारी दुनिया में यह नुकसान उजागर हुआ है। बहुत आगे चले गए पश्चिम के लोग इसमें, अब पीछे भी आना है उनको, बहुत धीरे धीरे आना होगा। लेकिन हमको तो कोई जरूरत नहीं है गलत रास्ते पर आगे जाने की, हमारे पास सही रास्ता है और हम स्वतंत्र हुए हैं, स्वाधीन हुए हैं, स्वाधीन हो गए। अब स्वतंत्र बनना है, स्वतंत्रता मिल गई हमको, लेकिन वो तंत्र स्व का वो लाना है। स्वतंत्रता का हम 75वां उत्सव कर रहे हैं। उस उत्सव में जो आनंद है, उत्साह है अपना, उसके साथ साथ उस उत्सव में एक दायित्व भी आता है कि हम स्व की ओर चले। जो उचित है वो करें। अपना है इसलिए सब कुछ ठीक है, ऐसा मानने वालों में हम लोग नहीं है। जो नया आता है वो गलत है, ऐसा भी मानने वाले हम लोग नहीं है। पुराण नित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवम इति अवध्यम। जो पुराना है वो सब अच्छा है, ऐसा नहीं है। नई कविता है वो पढ़ने लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन आगे क्या कहा है, संतः अच्छे लोग परीक्षान्यतरत भजन्ते, परीक्षा करके फिर स्वीकार करते हैं। दूसरों के कहने पर वैसे के वैसे बात स्वीकारता है, उसको मूर्ख कहा गया। मूढ़ पर प्रत्ययनीय बुद्धि। तो अब हम अनुभव ले चुके रासायनिक खेती का। खेती की तात्कालिक उपज बढ़ाकर, अनाप शनाप बढ़ाकर अन्न को, जल को, भूमि को, वायु को, मनुष्यों के शरीर को विषयुक्त बनाने वाले तंत्र का लंबा अनुभव हम ले चुके। उसके नुकसान हमारे साक्षात है।
और उससे भी लंबा अनुभव जो हमारे विस्मृति में चला गया, वो हमारे अपने तंत्र का है। वो स्व का तंत्र, अपनी कृषि का तंत्र, गौ आधारित कृषि का तंत्र। 10,000 साल हमारी जमीन जोती जा रही है, आज भी वो उपजाऊ है। अफ्रीका की कुंवारी जमीन थी, पाश्चात्य लोग वहां गए, अपने तंत्र से खेती की, 400 साल के अंदर वो बंजर बन गई। ये अनुभव है। तो हमारे पास जो है पुराना है, लेकिन वो लाभ की बात है। उसमें जो ज्ञान है वो शाश्वत है, तब भी सत्य था, आज भी सत्य है। उस ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए आज के समय के अनुरूप तरीके हमको खोजने पड़ेंगे। क्योंकि हमारी जो कृषि है, स्व की कृषि, वो कृषि, पहली बात है, वह कृषि अपने जन्मदात्री धरित्री को नष्ट नहीं करती। उल्टे उस तंत्र से कृषि करने से उस भूमि का पोषण होते रहता है अपने आप। वह कृषि प्रकृति से जितना चाहिए उतना ही लेती है, अनाप शनाप नहीं लेती। और जितना लेती है उससे ज्यादा वापस करती है, ताकि प्रकृति के ये जो भंडार है जो मर्यादित है, उन मर्यादित भंडारों से लेने के बाद उसमें भरना भी पड़ता है ताकि भंडार बना रहे। तो ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं रिप्लेनिशमेंट। हमारी परंपरागत कृषि में ये रिप्लेनिशमेंट का तंत्र समाया जा चुका है। हम बाहर से कृत्रिम रसायनों का उपयोग नहीं करते, प्रकृति से लेते हैं। प्रकृति की व्यवस्था में ही जो जैसा होता है हम करते हैं, हम जानते हैं। आज का विज्ञान भी जानता है सृष्टि का जीवन एक चक्र है। एवं प्रवर्तितम चक्रम, भगवान ने गीता में कहा है, इसी को कहा है। ये चक्र है। सब लोग कुछ न कुछ एक दूसरे को देते। सृष्टि की सारी जड़ चेतन चीजें, हर एक की अपनी जगह है। मैंने आज वहां भी एक स्मरण बताया, संस्मरण विनोबा जी भावे का। उनको कुछ किसान मिलने के लिए आए थे, चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा कि आजकल हमारे गेहूं पर एक कीड़ा बहुत भारी लग रहा है। पहले आता था लेकिन चला भी जाता था, जा ही नहीं रहा है, सब करके देखा। तो विनोबा जी ने कहा कि ऐसे ही होगा, और मेंढक मारो, बोरे में भर भर के भेज दो यूरोप अमेरिका में। क्योंकि विज्ञान के प्रयोगशालाओं में प्रयोग करने के लिए उपयुक्त एक गिनी पिग है, दूसरा ये मेंढक है। और इसलिए मेंढकों का एक्सपोर्ट एक व्यवसाय था, उसके पैसे अच्छे मिलते थे, तो मेंढक मार मार कर भेजे जाते थे। तो विनोबा जी ने ऐसा कह दिया, किसानों को समझ में नहीं आ रहा, हम बता रहे गेहूं पर कीड़ा पड़ा है और आप मेंढक की बात कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा, क्योंकि खेती में थे तो निरीक्षण तो था ही, थोड़ा विचार करने के बाद उनके ध्यान में आया कि जो कीड़ा उस बीमारी को गेहूं पर लाता है उसको मेंढक खाता है। मेंढक ज्यादा हो गया तो उसको सांप खाता है, सांप ज्यादा हो गए तो उसको मोर खाता है। अपने खेती में ये तीनों रहते हैं, वो चौथा कीड़ा भी रहता है। अब ये जो चक्र है, हमारी अपनी खेती अपने तरीके से जब हम करते हैं तब इस चक्र को पहचान कर हम चलते हैं। और हम जानते हैं कि बीमारियों का भी एक स्थान रहता है जीवन में कंट्रोल के लिए। तो विशेषता देखिए, सारे रासायनिक पेस्टिसाइड्स वगैरह है वो मार देते हैं, समाप्त कर देते हैं। लेकिन समाप्त कर देने से सृष्टि के चक्र में एक गैप तैयार हो जाती है। वो कहाँ ले जाएगी हमको पता नहीं। वो जो है
हमारे लिए संकट है, बीमारी है, लेकिन उसकी भी जीवन चक्र चलने में कुछ भूमिका है। तो हमारे जो देशी दवाइयाँ है, गौ आधारित पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है हमारे, वो पूरा मारते नहीं, उसका उपद्रव ना हो ऐसा उसको लिमिट कर देते हैं, भगा देते हैं या उसकी संख्या कम कर देते हैं। तो चक्र तो चलते रहता है लेकिन उपद्रव समाप्त होता है। अब ये परंपरा से हमने सीखा है, हमारे पास ये ज्ञान है। आज का विज्ञान इस ज्ञान का पूर्ण समर्थन करता है। तो क्यों हम वो रासायनिक खेती को चिपक जाएं? हम इस बात को करें, गौ आधारित खेती करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी। उससे बहुत सारी बातें होती है। गौ आधारित खेती करने से हमारा किसान स्वनिर्भर था, उसको कहीं किसी सोसाइटी में जाना नहीं पड़ता था, किसी बैंक से लोन नहीं लेना पड़ता था, अपना खाद, अपनी दवाइयाँ, अपने घर के बच्चों के लिए दूध, ये सारा कुछ वो अपने घर में कर लेता था। खेत को जोतने के लिए बैल भी वहीं से मिलता था और इसलिए लागत एकदम कम हो जाती थी। वर्षा पर निर्भर था, लेकिन वर्षा के जल को कैसे भंडारण करना, कहां से कहां लाना। नदियों में कुछ बांध तो पहले से बने थे, लेकिन बड़े बड़े बहुत बांध नहीं थे। तो नदियों के पानी के बहाव को पहचान कर उसको अपने खेती में बिना बांधे कैसे मोड़ना। कई जगह ऐसी बावड़ियां बनी है जहां पर गेट लगे थे, नदी से सटी हुई थी और वहां से एक काम होता था, आज भी देखने को मिलता है। तालाबों की एक व्यवस्था कई जगह मिलती है। ये सब कुछ था, अभी भी थोड़ा थोड़ा है, हमारे पास ज्ञान है। बहुत खर्चीली, प्रकृति के चक्र को बिगाड़ने वाली और सब प्रकार की अन्य आपत्तियां लाने वाली व्यवस्था छोड़ के हम जो है उसमें काम चलाती है, फल उतना ही देती है, फल देने वालों को भी सुपोषित करती है और प्रकृति के चक्र को नहीं बिगाड़ती, ऐसी ये अपनी व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता है। अपना किसान परेशानी में है, उसकी बहुत सी मांगे हैं जो पूरी नहीं होती और सब लोग पूरा भी नहीं कर सकते। एक ही उपाय है, खेती करके उसको फायदे में रहना है। तो खेती की लागत कम करनी होगी और खर्चीले उपायों के बिना वो खेती पर आने वाले बीमारी का प्रतिकार कर सके, ऐसा उसको प्रबुद्ध बनाना पड़ेगा। यह संभव तभी है जब ये गौ आधारित कृषि, अनेक प्रकार की फसलें एक ही समय एक ही खेत में लेना, हमारी पद्धति थी पुरानी, हमारी पद्धति थी। बथुआ का रायता पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। बथुआ कहाँ उगता है? खेती आजकल होने लगी क्योंकि बेचना पड़ता है, लेकिन बथुआ तो हमारी खेत के मेड़ों पर मिलता था। छोटा सा फल है बेर, वो बड़ा बेर नहीं, छोटा गोल वाला, जो मां शबरी ने खिलाया था प्रभु राम को। वो कितना पोषक है, आजकल उस पर लेख आ रहे हैं। लेकिन ये खेत तो हमारे खेतों के मेड़ों पर बदरी भी रहती थी, बेर भी रहते थे। कितनी ही हमारी बातें हम जंगलों से लाते थे, उसकी खेती नहीं करनी पड़ती थी, हमारे खेत के आसपास उगते थे। खरपतवार सहित बहुत सारी बातें हैं। गणेश जी का जब उत्सव होता है तो 21 प्रकार की पत्री हम देते हैं उनको, वो सारी की सारी 21 पत्री दवाइयां हैं। आज जानता है विज्ञान उनको दवाई के रूप। अपने जीवन के साथ सहज मिला हुआ तंत्र वही है। कम खर्चीला है, विष का नाश करता है, विष को उत्पादन नहीं करता, हमारे स्वभाव के साथ जुड़ता है क्योंकि वो अहिंसक है। हमारा देश सत्य अहिंसा का देश है। कैसी होगी अहिंसा? इन छोटी छोटी बातों में ये सृष्टि का जो जीवन चक्र चलता है
उसको धक्का नहीं पहुंचाना, किसी के मन को दुख नहीं देना, आदि आदि कुछ बातों का ध्यान रखते हुए तो अहिंसा का पालन होता है। उस अहिंसा के पालन में भी वो हमको मदद करती है। हमारे यहां जो अच्छा माना गया, मनुष्य की अच्छाई, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन सारी बातों का पोषण करने वाला वो तंत्र है। हमें अपने स्वभाव पर पक्का रखने वाला वो तंत्र है। और सारी दुनिया आज उस तंत्र को मांग रही है, क्योंकि गलत तरीके से ये किया, सृष्टि माता से दोहन नहीं किया, शोषण किया, तो उसकी मार अब दुनिया पर पड़ रही है। अब सारी दुनिया में वो नजर घुमाते हो तो उनको एक भारत दिखता है जिसके पास परंपरा से ये ज्ञान है। तो वो भी कह रहे हैं कि इसको हमको सिखाओ, लेकिन ये सिखाना तब होता है जब दिखाना होता है। तो उस तरीके के आधार पर लाभकारी कृषि, केवल आर्थिक लाभ वाली नहीं, सारे दुनिया का लाभ हो, नुकसान न हो, ऐसी कृषि, सृष्टि का शोषण न हो, मनुष्यों का भी शोषण न हो, स्वतंत्र देश का वैभव भी बना रहे और प्रत्येक कृषि करने वाले की या प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता भी बनी रहे। ऐसा जीवन खड़ा करना है तो इन तरीकों को लेना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा, हमको उसका उपयोग करके दिखाना पड़ेगा दुनिया को। और इसलिए किसान संघ का ये उपक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। किसान संघ किसानों का संगठन है, किसानों के आंदोलन करता है, किसानों के लिए, उनकी मांगों के लिए संघर्ष करता है, कभी जीतता है, कभी नहीं जीतता है, संघर्ष जारी रखना पड़ता है, ये सब चलता है। लेकिन केवल इतना नहीं करता है। मेरी जो जानकारी है, यहाँ तो किसान संघ के पदाधिकारी बैठे हैं, उनके सामने मैं ज़्यादा ज्ञान अपना नहीं दिखाना चाहता, लेकिन जो जानकारी मुझे है कि भारतीय कृषि में, भारतीय किसान में स्व के आधार पर काल सुसंगत परिवर्तन लाकर सब प्रकार के जीवन को संपन्न करने वाली कृषि, ये आपको जरा खींच तान कर मैं कह रहा हूं, ऐसा लगता होगा, ऐसा नहीं है। हम जो कुछ है आज, हमारे रीति रिवाज, हमारा सोचने का ढंग, हमारी दुनिया में देखने की दृष्टि, ये सब कुछ हमको खेतों से और जंगलों से मिला है। इसके मूल में जाइए। हमारा सारा विचारधन प्राचीन, जो श्रमण धारा और ब्राह्मण धारा चलती थी, उसके आधार पर आगम, निगम, जैनागम वगैरह सब जो हुआ है, तथागत के काल तक का सब तत्वज्ञान, ये सारा तत्वज्ञान ऐसा क्यों बना? उसका कारण हमारे खेत और जंगल है। तथागत में महल में बैठकर ये चिंतन नहीं किया, उन्होंने तपस्या की, बोधि प्राप्त हुई उनको वृक्ष के नीचे, सीमेंट के स्लैब के नीचे नहीं मिली। वहां हमने जीवन का अनुभव लिया, वहां हमने प्रकृति का निरीक्षण किया, वहां हमको साक्षात्कार हुआ कि दिखती अलग अलग है लेकिन हम और वो जुड़े हैं, एक ही तत्व के अलग आविष्कार है। हमको मिलकर ही चलना है क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर है। और इसलिए भगवत गीता जैसे तत्वज्ञान के ग्रंथ में भी पर्जन्य का वर्णन है, सृष्टि चक्र का वर्णन है, और कहा है कि इसको खंडित करने वाले महापाप के भागी है। ये कहा है, प्रत्यक्ष कहा है। और हमारे जीवन में जो कुछ भद्र है और भारत की प्रतिष्ठा सारे दुनिया में जिन बातों के लिए है, वह सारी की सारी बातें हमारे उन तरीकों से और उस ज्ञान निधि से जो जंगल और खेतों से निकला है, हमारे पास आई है। तो इसका मतलब क्या हम अभी कार में बैठना, विमान में बैठना छोड़ दे और बैलमंडी से चले? ये नहीं मेरा मतलब है। लेकिन शाश्वत जो अंश है,
जो सदा सर्वदा मानवता के लिए आवश्यक है, उसका आज के काल में कैसा प्रकटीकरण हो, ये सोच के प्रयोग करने पड़ेंगे। और इसलिए इस प्रयोगों को प्रोत्साहन देने वाला किसान संघ है। वो केवल आंदोलन नहीं करता, समाज परिवर्तन लाना, उसके आधार पर परिवर्तित व्यवस्था का एक सपना, उसको साकार करना। और ये हम करेंगे सब क्षेत्रों में, तो भारत दुनिया को जो देना चाहता है, जो दुनिया चाहती है भारत से मिले, और जो देना दुनिया को भारत का कर्तव्य बनता है आज की स्थिति में, वो करने के लिए सक्षम होगा। और इसलिए जो कार्यकर्ता यहां पर आए 426, वो केवल किसान संघ के कार्यकर्ता है और प्रचार प्रसार करते, आंदोलन करते, ऐसा नहीं। किसान संघ जिस विचार पर चलता है उसको जीना उन्होंने प्रारंभ किया है। वो स्वयं कृषि करते हैं, जैविक कृषि, गौ आधारित कृषि करते हैं। उनके अनुभव मैंने सुने। देश भर में घूमता हूं तो जगह जगह ऐसे प्रतिमान दिखते हैं। 1.5 एकड़ में बिना पानी की जगह जैविक गौ आधारित कृषि के आधार पर हरा भरा हो गया। 7 एकड़ में ऐसा प्लानिंग किया कि लगभग 60-70 प्रकार की फसल वहां से निकलती है, मसालों के पदार्थों से लेकर तो अन्न तक। और आराम से वह किसान बिना किसी का कर्जा लिए और बिना कहीं दुकान में जाए ये करता है। ऐसे देश भर में इसके वर्केबल मॉडल्स, वर्किंग मॉडल्स ऐसे तैयार हो गए। हमको लगता है अपने देश के शास्त्रज्ञों ने, अध्येता लोगों ने वहां जाना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, उस पर भी पेपर्स तैयार करने चाहिए। क्योंकि ये ज्ञान अपना ज्ञान है, इतना ही नहीं है, ये ज्ञान आज भी अपने लिए उपयुक्त है। आज भी यह सारी दुनिया को संकट के कगार से वापस ला सकता है, दुनिया भी उसको चाहती है। इसलिए यहां पर उसके ऐसे प्रतिमान बनाकर हमारे खेती का, जीवन का तरीका ऐसा हो जाए, ये परिवर्तन हम अपने देश में लाएंगे तो दुनिया आज जिन संकटों से भयातंकित है, वो सारे संकटों का मुकाबला कर लेगी और एक सुखी सुंदर मानवता के नाते भविष्य की उन्नति की ओर गति से आगे बढ़ सकेगी। इतना बड़ा ये काम है और इसलिए इस काम का पुरस्कार तो हम करते ही हैं, परंतु मैं ये आह्वान करता हूं कि ऐसे प्रयोग हम करें। इसके लिए किसानों के लिए आवश्यक ऐसी कई बातें करनी पड़ती है, वो मिलकर करें। नीतियां बदलेगी, सरकार करेगी तब करेगी, उसके लिए संघर्ष करने वाले संगठन भी है किसान संघ जैसे। लेकिन ऐसा करते हुए करने वाले हम लोग सामाजिक स्तर पर इकट्ठा होकर एक एक चीज करती चले। फसलों के भंडारण की आवश्यकता है तो भंडारण करने की व्यवस्था अगर एक आध खंड में 100-200 किसान एकत्रित आकर कर लेते हैं अपने खंड की, तो कोई रोकने वाला नहीं है और वो होगा। 100 किसान इकट्ठा आते तो उनका बल कम नहीं होता। ऐसा करना पड़ेगा। प्रसंस्करण की प्रक्रिया सीखनी पड़ेगी और अपने बल पर वहां छोटे प्रमाण में उपस्थित करनी पड़ेगी। छोटे प्रमाण में करेंगे तो उपकारक भी होगा, क्योंकि कारपोरेट हो जाता है तो फिर केंद्रित हो जाता है, फिर करने वाले स्वतंत्र नहीं रहते। विकेंद्रित उत्पादन होता है तो उत्पादन भी ठीक होता है, करने वालों की स्वतंत्रता पर भी कोई मार नहीं पड़ती। मास प्रोडक्शन के बजाय प्रोडक्शन बाय मासेस की रास्ते पर चलकर इन सारी बातों को हमने खड़ा किया तो इसके उदाहरण देखकर सब लोग करने लगेंगे। सब लोग करने लगेंगे तो नीतियों को इसके पीछे ही आना पड़ेगा। ये परिवर्तन आज दुनिया के लिए आवश्यक है, अपने देश के लिए आवश्यक है और इसलिए ये जो काम चल रहा है उसको हम सब लोग हाथ लगाए, हम सब ऐसा करें, हम सब इसमें जुटे। ये कोई आंदोलन का काम नहीं, ये किसी एक के लिए काम नहीं चल रहा है, ये समस्त किसानों के लिए है और समस्त किसान यानी भारतवर्ष का प्राण है, ये समस्त भारतवर्ष के लिए है
और भारतवर्ष के लिए है, इसका मतलब आज होता है कि ये सारी दुनिया के लिए है, क्योंकि आगे चल के दुनिया के तरीके को निर्धारित करने वाले 3 देशों में भारत का नाम है, ऐसा अभी किसी विदेशी ने कहा है। मैं कहता हूं 3 देश क्यों? आगे चल के दुनिया के तरीकों को अपने प्रेम और दोस्ती से सबको सिखाने वाला भारत ही हमको खड़ा करना है। उस भारत को खड़ा करने के लिए ऐसे कामों में हम सबका सहभाग, सबका सहयोग चाहिए। उसका आह्वान आपके सामने करता हूं और मेरे 4 शब्द आपने सुन लिए, इसलिए कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ मेरे भाषण को विराम देता हूं। भारत माता की